जय हिंद साथियों। तो यूपी टेट 2023 की तैयारी हम आपको करा रहे हैं, जिसमें आज हम देखेंगे हिंदी के टॉप 20 प्रश्न। साथियों ये प्रश्न भी आपको हमारे साथ सोल्व करने हैं, तो सभी साथी अंत तक बने रहें और अंत में हमें अपना स्कोर कमेंट में टाइप करके जरूर बताएं कि आपने 20 में से कितने प्रश्नों को सही सोल्व किया है। और जिन साथियों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न आज की क्लास का, स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं। साथियों जो ध्वनि स्वतंत्र रूप से बोली जाती है उनको क्या कहा जाता है? स्वर, व्यंजन, वर्ण या फिर अक्षर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर किसके साथ जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा साथियों, उनको कहा जाता है स्वर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें हम व्यंजन की, तो व्यंजन अपने आप में आधा होता है। सभी व्यंजनों को हम नीचे हलंत लगाकर लिखते हैं बिना स्वर के। अगर कहीं पर ये क्या लिखा हुआ है इस तरीके से और इसके नीचे हलंत नहीं है, तो यह दो वर्णों के योग से बना हुआ है, जिसमें पहला हमारा क हो जाएगा, इसके नीचे हलंत है, और हमारा अ हो जाएगा जो कि एक स्वर है। तो व्यंजन हमेशा स्वरों के साथ मिलकर ही पूर्ण होते हैं, नहीं तो व्यंजन हमेशा आधे होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? तो हिंदी भाषा में मुख्य रूप से कितने प्रकार के उपसर्ग हैं? 5, 3, 2 या फिर 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों, हिंदी भाषा में उपसर्ग हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर हमारा जाता है संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और आगत उपसर्ग। साथियों संस्कृत के उपसर्ग आपको पता है, जैसे अधि हो गया है, अधि जिसका मीनिंग होता है नीचे, अति हो गया है, इसके बाद अल्प। तो ये साथियों हमारे हैं संस्कृत के उपसर्ग। अगर हिंदी के उपसर्ग की बात करें तो जैसे ए लगा देते हैं हम किसी शब्द के पहले, तो वो हो गया। अगर आगत उपसर्ग की बात करें तो साथियों हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं से या डच भाषाओं से जो उपसर्ग हमारे लिए गए हैं उनको कहते हैं हम आगत उपसर्ग। जैसे गैर, साथियों जैसे हाजिरी के पहले गैर हाजिरी लगा देते हैं, तो गैर हाजिरी फारसी भाषा का शब्द है जो हमारा आगत उपसर्ग के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। ई जमा ए इक्वल टू ये स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? साथियों बड़ी ई प्लस ए इक्वल टू यह किस स्वर संधि में होता है? यड़ संधि में, वृद्धि संधि में, गुण संधि में या फिर आयादी संधि में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर जल्दी से कमेंट में टाइप करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, यड़ संधि में यह होता है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको यड़ संधि का एक सूत्र याद कर लेना चाहिए, ई को यड़ची, ई को यड़ची। इसका क्या मतलब होता है? ह्रस्व अथवा दीर्घ ई, उ, रिरी और लिरी के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है, रिरी का र हो जाता है और लिरी का ल हो जाता है। यह होता है हमारा यड़ संधि में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दुग्ध शब्द किस प्रकार का शब्द है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दुग्ध शब्द किस प्रकार का शब्द है? देशज, विदेशज, तद्भव या फिर तत्सम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? जी हां, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, यह एक तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों जितने भी संस्कृत के शब्द हमारे हिंदी भाषा में यूज किए गए हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सुख दुख में कौन सा समास है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या फिर द्वंद्व समास। तो सुख दुख में कौन सा समास होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर, जी हां इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों सुख दुख का हो जाएगा सुख और दुख, और जहां पर और हमारा दो शब्दों के बीच में आ जाता है वहां पर हमारा द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, माता पिता, माता और पिता, यहां पर भी हमारा द्वंद्व समास होगा। दिन रात, दिन रात में भी हमारा कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। साथियों अगर द्वंद्व समास की परिभाषा की बात करें तो द्वंद्व समास एक ऐसा समास है जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान पद होते हैं। यह बात हमें ध्यान रखनी है, इसमें दोनों पद प्रधान पद होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची है? तो वृक्ष का पर्यायवाची हमें बताना है, दुर्म, कहरी, हलफ या फिर कांति। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर जल्दी से कमेंट में टाइप करें। जी हां इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, द्रुम। वृक्ष का पर्यायवाची द्रुम है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ में वृक्ष के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। साथियों तरु, तरुव वृक्ष को कहा जाता है, तरुवर, तरुवर वृक्ष को कहते हैं, और पेड़ तो हमें सभी को पता ही होगा। तो ये सभी हमारे वृक्ष के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा कौन सा है? जल्दी से कमेंट में टाइप करें। कपटी मित्र के लिए दांत काटी रोटी,
आस्तीन का सांप, अकल की दुम या फिर आबनूस का कुनबा। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2, बहुत बार यूज किया जाता है आस्तीन का सांप, इसका मतलब होता है कपटी मित्र। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? भाई ये जो को लिखा हुआ है यह किस कारक को दर्शाता है? कर्म कारक को, कर्ण कारक को, संप्रदान कारक को या फिर अधिकरण कारक को? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर जल्दी से कमेंट में टाइप करें। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा साथियों, यह दर्शाता है कर्म कारक को। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, बिना पलक गिराए के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? भाई बिना पलक गिराए इसके लिए एक शब्द कौन सा यूज करेंगे हम? अल्पज्ञ, अघटित, अनिमेष या फिर अनुरूप? तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही रोचक प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा साथियों अनिमेष, बिना पलक गिराए उसको हम कहेंगे अनिमेष। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, अयोगवाह किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, अनुस्वार को कहा जाता है, अनुनासिक को, विसर्ग को या फिर हलन को? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर किसके साथ जाएगा? जी हाँ, इसका सही आंसर जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 के साथ, अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में उत्क्षिप्त व्यंजन किन्हें कहते हैं? ड को, ढ को, शिर को या फिर ऑप्शन नंबर 1 व 2 दोनों को? तो साथियों हिंदी वर्णमाला में हमारे कुल 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। पहला हमारा ड डमरू होता है, दूसरा हमारा ड ढक्कन होता है। अगर इन दोनों के नीचे हम एक बिंदी लगा दें तो ये हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन बन जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1 व 2 दोनों, ड और ढ, इनके नीचे बिंदा जो लगा हुआ है ये दोनों ही हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। किसी शब्द में उपसर्ग का प्रयोग कहां किया जाता है? शब्द के अंत में उपसर्ग लगाया जाता है, शब्द के मध्य में, शब्द के आरंभ में या फिर इनमें से कोई नहीं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, शब्द के आरंभ में हम उपसर्ग को लगाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और शब्द के अंत में किसको लगाते हैं साथियों? प्रत्यय को, प्रत्यय शब्द के अंत में लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पर और संधि से संबंधित ये हमारा प्रश्न है। मनोयोग का सही संधि विच्छेद पूछा गया है। मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, मनः जमा योग, इन दोनों को मिलाकर बनेगा हमारा मनोयोग। और हमारी इसमें संधि होगी विसर्ग संधि। साथियों यहां पर हमारा विसर्ग ओ का रूप ले लेगा, विसर्ग कन्वर्ट होकर ओ का रूप ले लेगा और हमारे यहां पर विसर्ग संधि हो जाएगी मनः जमा योग, इनको मिलाकर बनेगा मनोयोग। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है, किस समास में दोनों पद, उत्तर पद और पूर्व पद प्रधान होते हैं? तो इस वाले क्वेश्चन को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अपने एक और प्रश्न में। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 हमारा कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर अव्ययीभाव समास? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कक्षा, गुच्छा, ढेर और सेना आदि किस संज्ञा की ओर संकेत करते हैं? ये जो चारों शब्द लिखे रखे हैं कक्षा, गुच्छा, ढेर और सेना, ये किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? भाववाचक संज्ञा की ओर, जातिवाचक संज्ञा की ओर या फिर समूहवाचक संज्ञा की ओर या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा की ओर? तो साथियों अगर हम ध्यान से देखें, कक्षा, कक्षा क्या है? कक्षा बच्चों का एक समूह है, गुच्छा, गुच्छा भी एक समूह होता है और ढेर, ढेर में बहुत सारी चीजें होती है और सेना भी हमारे जवानों का समूह होता है। तो यह जो संकेत कर रहे हैं ये सारे शब्द वो कर रहे हैं समूहवाचक संज्ञा को। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, साधु का बहुवचन रूप पूछा गया है। साथियों साधु का बहुवचन रूप क्या होगा? साधु, साध्वी, साधुओं या फिर ऋषि? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, साधुओं। साधु का बहुवचन रूप साधुओं होगा। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों हिंदी में लिंग पूछे गए आपसे, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों अगर हिंदी की बात करें तो हमारे 2 प्रकार के लिंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहले नंबर पर हमारा आ जाता है स्त्रीलिंग और दूसरे नंबर पर हमारा आ जाता है पुल्लिंग। अगर संस्कृत में पूछा जाता है कि संस्कृत में लिंग कितने होते हैं, तो संस्कृत में हमारा एक तीसरा लिंग जुड़ जाता है जिसका नाम है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग जो हमारी निर्जीव चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी में हमारे 2 लिंग हो गए और संस्कृत में हमारे 3 होते हैं।
अगला प्रश्न देखेंगे, मैं कलम से लिखता हूं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या फिर अपादान कारक? तो मैं कलम से लिखता हूं, इस वाक्य में हमारा जो कारक चिन्ह मिल रहा है हमें से मिल रहा है, तो से हमारा किस कारक का चिन्ह होता है? यह होता है साथियों कर्ण कारक का। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो कलम से लिखता हूं इसका मतलब यहां पर होगा हमारा कर्ण कारक। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखने से पहले हम देख लेते हैं कारक और उन कारकों के चिन्ह। भाई कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने होता है। जैसे राम ने, राम ने, तो यहां पर राम में क्या है? राम में कर्ता कारक है। हमें किससे पहचान पड़ी है? इस कारक चिन्ह ने से पहचान पड़ी है। ठीक है, कर्म का जो कारक चिन्ह होता है वो को होता है। कर्ण के दो कारक चिन्ह होते हैं, एक से होता है और दूसरा के द्वारा होता है। संप्रदान के कारक चिन्ह होते हैं के लिए, जहां पर के लिए यूज होगा वहां पर हमारा संप्रदान कारक होगा को, और को भी इसमें होता है, वो भी देने के अर्थ में। जैसे हम किसी को कोई चीज दे रहे हैं, राम ने लक्ष्मण को धनुष बाण दिए, तो यहां पर हमारा क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। यहां पर को यूज हो रहा है, लेकिन यहां पर हमारा कर्म कारक ना होकर कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा, क्योंकि को यहां पर किस लिए यूज हो रहा है? देने के अर्थ में यूज हो रहा है। ठीक है, अपादान का कारक चिन्ह होता है से, और वो भी अलग होने पर, से अलग होने पर। जैसे गंगा हिमालय से अलग होती है, तो हिमालय से अलग हो रही है, तो यहां पर कौन सा कारक होगा? यहां पर होगा हमारा अपादान कारक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते जो है पेड़ से गिर रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो यहां पर भी हमारा अपादान कारक होगा। ठीक है, संबंध के कारक चिन्ह होते हैं का, की, के, रारी, रे, नानी, ने, ये सभी संबंध कारक के चिन्ह होते हैं। अधिकरण के दो कारक चिन्ह होते हैं, पहला होता है में और दूसरा होता है पर। और संबोधन, संबोधन की पहचान करेंगे हम इस संबोधन के चिन्ह से, जो आश्चर्यबोधक चिन्ह होता है हमारा, एक्सक्लेमेटरी साइन भी जिसको हम कहा जाता है। साथ ही यहां से हम विभक्ति भी निकाल सकते हैं इससे। देखो कर्ता कारक में पहली व्यक्ति होगी, इसमें द्वितीय व्यक्ति होगी, इसमें तृतीय व्यक्ति होगी, इस तरीके से हम आगे देख लेंगे। इसमें चतुर्थी व्यक्ति होगी, अपादान में हमारी पंचमी व्यक्ति होगी, संबंध में हमारी षष्ठी व्यक्ति होगी, अधिकरण में हमारी सप्तमी व्यक्ति होगी, और संबोधन में हमारी प्रथमा व्यक्ति होती है। फिर से तो कारक हमारे कुल कितने हो गए? कारक हमारे 8 हो गए हैं। अगर कारक के प्रकार पूछा जाता तो हमारे 8 तरीके के कारक होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब प्रश्न नंबर 19 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। खद्दोत किसका पर्यायवाची है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। खद्दोत किसका पर्यायवाची है? खरगोश का, हिरण का, जुगनू का या फिर पक्षी का? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, यह जुगनू का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है हमारा, कुरूप शब्द का विलोम शब्द क्या है? असुंदर, सुंदर, घृणित या फिर मनोहारी? तो कुरूप शब्द का विलोम शब्द होगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 सुंदर। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों हमारे 20 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपने इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं अपना स्कोर कमेंट में जरूर टाइप करें, और जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।